हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूजीसी नेट 2022 के एग्जाम्स में पूछे गए थे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टूल्स फॉर शेयर्ड व्यूइंग ऑफ विजुअल एंड अदर इंटरेक्टिव कंटेंट विद इन रियल टाइम एनवायरमेंट्स। तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी हेल्प से विजुअल और इंटरेक्टिव कंटेंट को शेयर करा जा सकता है विद इन रियल टाइम एनवायरमेंट्स। तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो ऑप्शंस में हमें मेंशन्ड है वर्चुअल व्हाइट बोर्ड, स्लाइड शोइंग, पोलिंग, क्विजिंग एंड अवतार्स। सो देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें जो वर्चुअल व्हाइट बोर्ड है, स्लाइड शोइंग है, पोलिंग है और क्विजेज है, इनकी हेल्प से हम विजुअल और इंटरेक्टिव कंटेंट को शेयर कर सकते हैं इन रियल टाइम एनवायरमेंट्स। अवतार्स की हेल्प से हम कंटेंट को शेयर नहीं करते हैं, तो इसलिए अवतार नहीं आएगा। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज ए बी सी डी ओनली। राइट। सो इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया का यूज जब क्लासरूम्स में करा जाता है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो एक्टिव होती है और इस तरह की लर्निंग काफी इफेक्टिव होती है और इसको हम स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग बोलते हैं जब भी हम इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया का यूज करते हैं क्लासरूम्स में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ए बी सी डी ओनली, यानी कि वर्चुअल व्हाइट बोर्ड, स्लाइड शोइंग, पोलिंग एंड क्विजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स आर ड्रिवन बाय रिवॉर्ड्स एंड प्रेज, और सेकंड स्टेटमेंट है इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स एंगेज विद द सब्जेक्ट फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन इट ब्रिंग्स। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, विच इज बोथ द स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है जब आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में इंडल्ज हो क्योंकि आपको उस एक्टिविटी से कोई रिवॉर्ड मिलेगा या फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। राइट। जैसे कि इस स्टेटमेंट में ही दिया गया है कि स्टूडेंट्स मोटिवेटेड हैं क्योंकि उनको रिवॉर्ड मिलेगा या प्रेज मिलेगी, तो इसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि बाहर से कोई फैक्टर है जो आपको मोटिवेट कर रहा है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है जब आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में एंगेज्ड होते हो, इंडल्ज होते हो क्योंकि आपको वो एक्टिविटी करना ही अच्छा लगता है। राइट। बिहेवियर ही यहाँ पर एक रिवॉर्ड होता है। जैसा कि किसी स्टेटमेंट में ही दिया गया था कि जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए सब्जेक्ट की स्टडी करना ही एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन बन जाता है। राइट। यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पढ़ना अच्छा लगता है, उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज both the statements are correct. Next question is which of the following is outside the टीचर सेंटर्ड मेथड। तो हमें बताना है कि टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं डेमोन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग, इंक्वायरी अप्रोच या फिर लेक्चर मेथड। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर सी, इंक्वायरी अप्रोच। सो इंक्वायरी मेथड जो है हमारा टीचिंग का, ये एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है, ना कि टीचर सेंटर्ड मेथड। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें बताना था कि टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा नहीं है। बाकी देखिए जितने भी मेथड्स दिए हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग, लेक्चर मेथड, ये सारे के सारे हमारे टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं। राइट। और लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन से होते हैं? जैसे कि इंक्वायरी मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड, कोलैबोरेटिव अप्रोच, ह्यूरिस्टिक्स एंड फ्लिप्ड क्लासरूम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया था इंक्वायरी अप्रोच। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज अ लर्नर सेंटर्ड मेथड। Next question is which of the following developmental areas of individual differences will be affected if a child opts
हर फ्रीक्वेंट आउटवर्ड्स एंड थ्रो टेंट्रम्स। तो हमें बताना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कौन सा डेवलपमेंट एरिया है, यानी कि कौन सी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है वो इफेक्ट होगी एक बच्चे की जब एक बच्चा आउटवर्ड्स दिखाएगा और टेंट्रम्स शो करेगा। टेंट्रम्स का मतलब होता है जब एक बच्चा इरिटेट हो जाता है ना, बड़ा जाता, उसको जो चाहिए हो रहा है, वो चाहिए होता है, वो मिल नहीं रहा होता है, तो वो क्या करता है, इरिटेट हो जाता है एक बच्चा बहुत ज्यादा। तो उस इरिटेशन के एक्सप्रेशन को हम टेंट्रम्स बोलते हैं। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सोशल, मेंटल, इमोशनल या फिर फिजिकल? सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज इमोशनल डेवलपमेंट। सो इमोशनल डेवलपमेंट में एक चाइल्ड की जो एबिलिटी होती है इमोशंस को हैंडल करने की, वो बेसिकली डेवलप होती है। तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिफर भी करते हैं इमोशंस में, राइट। इमोशनल लेवल के ऊपर हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, लेकिन कुछ हैं वो पीसफुल रहते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें इमोशंस के लेवल पर भी देखने को मिलते हैं, राइट। और इमोशनल डेवलपमेंट एक बहुत ही क्रूशियल एरिया होता है डेवलपमेंट का एक चाइल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर मूक्स प्लेटफॉर्म्स। तो हमें बताना है मूक्स प्लेटफॉर्म्स इनमें से कौन से हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है गूगल मीट। सो गूगल मीट कोई हमारा मूक प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। कोर्सेरा ये हमारा मूक प्लेटफॉर्म है। जूम भी मूक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये तो ऑनलाइन इंटरेक्ट करने के प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि गूगल मीट हो गया, ये जूम हो गया। इसके अलावा फ्यूचर लर्न ये भी एक मूक प्लेटफॉर्म है, और टर्निटिन ये एक प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, तो ये भी मूक प्लेटफॉर्म नहीं है। सो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज बी एंड डी ओनली। सो मूक प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो देखिए ये कुछ फेमस मूक प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका नाम आप याद रखेंगे, जैसे कि एडेक्स है, कोर्सेरा है, यूडेमी है, यूडेसिटी, फ्यूचर लर्न, खान एकेडमी, और इसके अलावा इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में क्या है, स्वयं, राइट। इंडियन मूक प्लेटफॉर्म इज स्वयं। सो गूगल मीट नहीं है, जूम नहीं है, टर्नटिन नहीं है, सो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी ओनली, कोर्सेरा एंड फ्यूचर लर्न, ये दोनों ही हमारे मूक प्लेटफॉर्म्स हैं। Next question is, which aspect indicates to be the most relevant in a decision making process according to Kohlberg's theory of moral development? तो आपको बताना है कि कोहेलबर्ग की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए कौन सा एस्पेक्ट सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। ऑप्शंस दिए गए हैं, द एज ऑफ द चाइल्ड, नॉलेज ऑफ लॉ, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स, एंड डी इज हाउ द चाइल्ड अराइव्स एट कंक्लूजन। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज हाउ द चाइल्ड अराइव्स एट कंक्लूजन। सो देखो कोहेलबर्ग्स ने एक थ्योरी दी मॉरल डेवलपमेंट की, जिस थ्योरी में ये बताया गया कि बच्चे किस तरह से मॉरल रीजनिंग और मोरालिटी को डेवलप करते हैं, नहीं किस तरह से मॉरल वैल्यूज उनमें डेवलप होती हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से रिलेटेड सबसे ज्यादा रेलिवेंट क्या है, तो वो है कि एक चाइल्ड कंक्लूजन तक कैसे पहुंचता है। हम डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, राइट, हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं और एक कंक्लूजन निकालते हैं, राइट। सो डिसीजन मेकिंग के साथ सबसे ज्यादा रेलिवेंट होगा हाउ द चाइल्ड अराइव्स एट कंक्लूजन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोहेलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। तो देखिए अगेन कोहेलबर्ग्स की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, हमें बताना है कि मॉरल डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस हैं कोहेलबर्ग्स की थ्योरी में। सो जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शंस में देखिए हमें दिया गया है ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ओरिएंटेशन, रिवॉर्ड्स और एक्सचेंज ओरिएंटेशन, डी इज लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, एंड ई इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज ए, सी, डी एंड ई। सो देखिए यहाँ पर 6 स्टेजेस हैं कोहेलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में, जिसमें फर्स्ट स्टेज आती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, सेकंड इज सेल्फ इंटरेस्ट, थर्ड इज इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कंफर्मिटी, फोर्थ इज अथॉरिटी एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, फिफ्थ इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड स्टेज 6 इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। सो बच्चे आपको ये 6 की 6 स्टेजेस यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग टाइप में भी आ जाता है।
राइट। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी डी ई ओनली, बी यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लर्नर सेंटर्ड टीचिंग एनवायरनमेंट टीचर्स, तो एक लर्नर सेंटर्ड एनवायरनमेंट में टीचर्स क्या करते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, रिकॉग्नाइज दैट ऑल लर्नर्स आर यूनिक एंड यूटिलाइज डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स, B is do not provide structure and direction, C is make decisions about how and what learners will learn, and D is do not facilitate learners decision making process. So क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा विच इज ऑप्शन नंबर 1, रिकॉग्नाइज दैट ऑल लर्नर्स आर यूनिक एंड यूटिलाइज डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स। राइट। सो लर्नर सेंटर्ड एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टीचर के लिए क्या होगा कि जो भी लर्नर्स हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वो रिकॉग्नाइज करे और उसके लिए डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स को फॉलो करे, इनकी स्टूडेंट्स की नीड्स के हिसाब से खुद को अडेप्ट करे। राइट। सो लर्नर सेंटर्ड एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी होता है कि जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उनके क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वो किस लेवल पर हैं वो हमें पता हो। राइट। स्टूडेंट्स का क्या नॉलेज है, क्या उनका स्किल्स लेवल है, क्या उनके इंटरेस्ट हैं, क्या एटीट्यूड है, क्या बिलीफ है, ये एक टीचर को पता करना होता है इन लर्नर सेंटर्ड एनवायरनमेंट। बाकी ऑप्शंस को आप देखोगे तो बहुत ही इरेलीवेंट से हैं। आप स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाओगे तो ये कोई लर्नर सेंटर्ड एनवायरनमेंट नहीं हुआ। डिसीजन लेना कि लर्नर्स को क्या पढ़ाना है तो ये तो टीचर सेंटर्ड एनवायरनमेंट में भी होता है। राइट। और लर्नर की डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट ना करना ये भी बिल्कुल इरेलीवेंट है। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और स्टेटमेंट 2 है LMS कैन बी यूज्ड फॉर ब्लेंडेड लर्निंग एज वेल एज ऑनलाइन लर्निंग। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सो LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये होता क्या है? सो देखिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी हो सकती है या फिर एक वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म भी हो सकता है जिसका यूज करा जाता है लर्निंग प्रोसेसेस के लिए। बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग्स के लिए, ई लर्निंग प्रैक्टिसेस के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स का यूज करा जाता है। इसमें दो एलिमेंट्स जो है वो मेन होते हैं जिनका ध्यान रखना होता है, जिनको डेवलप करना होता है। एक तो हमें सर्वर चाहिए होता है, राइट, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की फंक्शनैलिटी के लिए, और दूसरा हमें यूजर इंटरफेस चाहिए होता है जहां पर इंस्ट्रक्टर्स, स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो इंटरैक्ट कर सकें। राइट। सो हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट्स में दिया गया था कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है टीचर्स और स्टूडेंट्स को, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया था कि LMS को का यूज हम ब्लेंडेड लर्निंग के लिए भी कर सकते हैं और ऑनलाइन लर्निंग के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए ऑनलाइन लर्निंग के लिए भी इसका यूज होता है और ब्लेंडेड लर्निंग के लिए भी यूज होता है। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब है जब हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से पढ़ाते हैं। राइट। सो इसलिए हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट होंगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Next question is which of the following represents learning as a 6 level hierarchy in a cognitive domain? So हमें बताना है यहाँ पर कि 6 level hierarchy cognitive domain की किस में आती है, कौन सा वो टेक्सोनॉमी है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, सोलो टेक्सोनॉमी, ब्रिग्स टेक्सोनॉमी या फिर गैग्नेस टेक्सोनॉमी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सो कोग्निटिव डोमेन यहाँ पर ब्लूम्स ने दिया है अपनी टेक्सोनॉमी में, ये इसकी 6 स्टेजेस हैं। सबसे पहले है हमारे पास नॉलेज, सेकंड इज कॉम्प्रीहेंशन, थर्ड इज एप्लीकेशन, फोर्थ इज एनालिसिस, फिफ्थ इज सिंथेसिस एंड लास्ट में 6th स्टेप हमारा आता है इवेल्युएशन। सो याद रखेंगे बच्चे यहाँ पर ये जो ऊपर के हमारे जो 3 स्टेजेस हैं ना, इनको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और नीचे की जो 3 स्टेजेस हैं इनको हम बोलते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is which of the following types of assessment is done for giving grades or marks or credits to the students? So कौन सी type of assessment है जिसमें हम बच्चों को grades, marks या फिर credits provide करते हैं? Options हैं आपके formative,
इंटीग्रेटिव, डायग्नोस्टिक या फिर समेटिव? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज समेटिव। सो समेटिव इवेल्युएशन क्या होती है? समेटिव इवेल्युएशन वो इवेल्युएशन होती है जो एक कोर्स के एंड में करी जाती है। जब हमारा एक कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद जब हम बच्चों को असेस करते हैं उसे समेटिव इवेल्युएशन बोला जाता है, राइट। इसका पर्पस होता है ग्रेड्स असाइन करना, राइट। तो जो भी हम फाइनल एग्जाम्स देते हैं किसी भी कोर्स के, उसको बेसिकली समेटिव असेसमेंट बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फॉर्मेटिव दिया हुआ था, फॉर्मेटिव ये तो ड्यूरिंग द कोर्स होती है, इंटीग्रेटिव असेसमेंट नहीं होती। और डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट है, इसका मतलब है कि जब हम स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को फाइंड आउट करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस कहाँ कहाँ पर हैं, उसे बेसिकली बोला जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा बनेगा दैट वुड बी समेटिव असेसमेंट। Next question is, which of the following must be ensured by 21st century higher education teacher? तो आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजें इनमें से इंश्योर करनी चाहिए एक 21st सेंचुरी के हायर एजुकेशन टीचर को। तो देखिए स्पेसिफिकली 21st सेंचुरी की बात करी गई है, तो हमें मॉडर्न सिनेरियो में बताना है कि हायर एजुकेशन का जो एक टीचर है उसे क्या चीजें इंश्योर करनी है। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखिए ऑप्शंस में दिया गया है, सबसे पहले है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो क्या हमें आज की डेट में मॉडर्न सिनेरियो में 21st सेंचुरी हायर एजुकेशन में बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स? यस, बिल्कुल सही बात है। प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए ये तो पहले भी होता आ रहा था, कोई नई बात नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। हमें सिर्फ वही ऑप्शंस मार्क करने हैं जो स्पेसिफिकली मॉडर्न सिनेरियो को डिपिक्ट कर रहे हो। यूजिंग डिजिटल रिसोर्सेज, तो यस। डी इज इंटरेक्शन विद ब्राइट स्टूडेंट्स ओनली, तो देखिए बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ हमें इंटरेक्ट क्यों करना है, हमें सभी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है, राइट। और ई दिया गया है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो यस, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन 21st सेंचुरी, राइट। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज ACE ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स अमंग लर्नर्स इन्वॉल्व्स। तो अगर हमें लर्नर्स में कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है तो हमें क्या क्या स्टेप्स वहां फॉलो करने होंगे, क्या क्या चीजें करनी होंगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जल्दी से बताइए, बट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शंस को पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले दिया गया है वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखिए जब वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा तो क्या उससे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगी? वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि ऊपर से नीचे जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, कोई फीडबैक नहीं है, कुछ नहीं है। हॉरिजॉन्टली हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो इससे तो कम्युनिकेशन डेवलप बिल्कुल नहीं होगी, राइट। तो ए हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, राइट। बी है रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज। तो अगर आप किसे अपने व्यूज को बताने ही नहीं दोगे, उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, सो अगेन इससे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट है लॉजिकल आर्गुमेंटेशन, यानी कि कोई भी आपका आर्गुमेंट हो रहा है तो वो लॉजिकल होना चाहिए, यस, इससे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी। डाउट आप शेयर करने दोगे, उससे भी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। और अगर ह्यूमन साइकोलॉजी को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसकी हेल्प से भी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। तो राइट आंसर हमारा बनेगा CDE ओनली। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर शुड रिजॉर्ट टू। सो आपको बताना है कि अगर एक टीचर को इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा। सो जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो ऑप्शंस को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला यहां पर दिया गया है एक्विजिशन ऑफ एलिटिस्ट बैकग्राउंड। सो एलिटिस्ट बैकग्राउंड का मतलब है बहुत ज्यादा रिच होना। तो क्या एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर होने के लिए एक टीचर को बहुत ज्यादा रिच होना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है नेचुरल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यस, एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर के लिए नेचुरल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, राइट।
थर्ड है वॉलंटरी सपोर्ट टू लर्निंग। सो अगर आप लर्निंग को वॉलंटरली सपोर्ट कर रहे हो, यस यू विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, राइट। अगर आप स्टूडेंट्स को इमीडिएट और रेगुलर फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो, यस यू विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। और फिफ्थ ऑप्शन दिया गया है कन्वॉल्यूटेड प्रेजेंटेशंस। कन्वॉल्यूटेड प्रेजेंटेशंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तरीके से प्रेजेंट करना, तो यस इससे आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बनेंगे। सो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 2, 3, 4 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। Next question is for classroom testing, the length of the test will vary depending upon. So अगर आप क्लासरूम में टेस्टिंग कर रहे हो स्टूडेंट्स की, उसके लिए एक टेस्ट क्रिएट कर रहे हो, तो उसकी जो लेंथ है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो देखिए क्या हमारी लेंथ पर्पस ऑफ द टेस्ट पे डिपेंड करेगी कि हमारे टेस्ट का पर्पस क्या है, यस बिल्कुल करेगी। सेकंड है काइंड्स ऑफ आइटम्स यूज्ड, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, इसके ऊपर भी आपकी लेंथ जो है वो डिपेंड करेगी, राइट। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट टीचर यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, राइट। एज एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल्स टेस्टेड, यानी कि जिन स्टूडेंट्स को आप टेस्ट कर रहे हो उनकी एज क्या है, एबिलिटी क्या है, यस उसके हिसाब से आप लेंथ डिसाइड करोगे। और आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे को छोड़ के सभी पॉइंट्स हमारे आएंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विच विल बी 1, 2, 4, 5 ओनली, राइट। इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके ऊपर लेंथ ऑफ द टेस्ट डिपेंड करेगी, तो पर्पस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, किस टाइप के क्वेश्चंस आप पूछोगे, जो आपके लर्नर्स हैं उनकी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है डीवे इक्वेटेड स्कूल्स टू कम्युनिटीज एंड एजुकेशन टू अ सोशल प्रोसेस। और स्टेटमेंट टू हमारी कह रही है कि चॉम्स्की एक्सप्रेस्ड दैट अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स which are different from each other in terms of quality. So क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एजुकेशनल फिलोसफी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट कह रही है कि डीवे, जॉन डीवे, इन्होंने कहा कि स्कूल्स को कम्युनिटी की तरह हमें मानना चाहिए और एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस होनी चाहिए। सो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जॉन डीवे एक प्रैग्मेटिस्ट थे, एक प्रोग्रेसिविस्ट थे, एक एजुकेटर, फिलोसफर और सोशल रिफॉर्मर थे, और इन्होंने कहा था कि हमें इस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, इस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि सोशल रिफॉर्म जो है वो उससे आए और वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बने रहने के लिए, राइट। तो एजुकेशन को एज ए सोशल प्रोसेस इन्होंने माना। और चॉम्स्की ने यहाँ पर कहा कि जो टीचिंग का गोल है वो होना चाहिए स्टूडेंट्स की ग्रोथ करना, और इस तरह से हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए कि वो लर्निंग में इंटरेस्टेड बने, यानी कि लर्निंग को वो इंटरेस्टेड समझे, राइट। तो ये कहा था चॉम्स्की ने, तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारी गलत हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। Next question is based on taxonomy of educational objectives, the ability to understand the meaning of material is known as. So देखिए हमारी बहुत सारी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की टेक्सोनॉमीज हैं, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा गया है कि एक स्टूडेंट की जो एबिलिटी है मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की, कोई भी मटेरियल है, कोई भी टॉपिक है, उसका मीनिंग अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन है नॉलेज, रिस्पॉन्डिंग, कॉम्प्रिहेंशन या फिर एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, तो इसका सिनोनिम सी है, आपको यहाँ पर ढूंढना है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी विच इज कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर सेंटर्ड मेथड्स स्टूडेंट्स आर फर्स्ट प्रेजेंटेड विद चैलेंजेस। कौन से लर्नर सेंटर्ड मेथड्स में स्टूडेंट्स को सबसे पहले चैलेंजेस प्रोवाइड करे जाते हैं। आपके ऑप्शन हैं सेल्फ लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी विच इज इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। सो इंडक्टिव टीचिंग जो मेथड है इसमें स्टूडेंट्स को क्या करा जाता है, चैलेंजेस प्रोवाइड करे जाते हैं, टीचर एग्जांपल्स प्रोवाइड करता है लर्नर्स को, और उन एग्जांपल्स के बेस के ऊपर स्टूडेंट्स कंक्लूजन निकालते हैं। प्रॉब्लम हम प्रोवाइड कर देंगे, उस प्रॉब्लम को एक स्टूडेंट जो है वो स्टडी करेगा और उसका सोल्यूशन वहां पर निकालेगा, और ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। सो राइट आंसर हमारा होगा इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। Next question is which of the following is or the features of reflective level of teaching। तो हमें बताना है reflective level of teaching के features नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन कौन से हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बोला गया है स्टूडेंट्स लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कहां पर करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर करते हैं, ना कि रिफ्लेक्टिव लेवल पर। तो ये आंसर नहीं होगा। बी है टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट बाय रूट। तो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। सी इज डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो यस, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को डेवलप करा जाता है, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज। तो यस, ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटीज भी यहाँ पर डेवलप होती हैं। और ई है द पीपल्स आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड क्रैमिंग इज इंसिस्टेड। सो क्रैमिंग कहां पर इंसिस्ट करी जाती है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे। राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, सी एंड डी ओनली, विच इज ऑप्शन नंबर डी। सो देखिए ये जो लेवल है इसको हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को डेवलप करना, इसलिए इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस इन लाइट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम। तो इवेल्युएशन सिस्टम में जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, उसे आपको सीक्वेंस में लगाना है। सो जल्दी में इसको सीक्वेंस में लगा करके बताइए राइट सीक्वेंस क्या होगी। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा इवेल्युएशन प्रोसेस में, फर्स्ट स्टेप वुड बी सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमारी जो असेसमेंट होगी, जो इवेल्युएशन होगी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका क्या क्राइटेरिया है। जब हम क्राइटेरिया सेट कर लेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को, उसको डेवलप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा ए। इसके बाद फिर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, यानी कि स्टूडेंट्स की जो आंसर सीट्स हैं, राइट, उनको हम चेक करेंगे। सो डेटा को इंटरप्रेट करा जाएगा, राइट। और लास्ट आएगा फॉर्मुलेशन ऑफ जजमेंट्स एंड टेकिंग ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शंस, और उसके बेस के ऊपर हम जजमेंट्स करेंगे, राइट, रिजल्ट्स बनाएंगे और एप्रोप्रिएट एक्शंस लेंगे। सो राइट सीक्वेंस बनेगी CABD। सो राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is if a teacher needs to prepare a small animated video related to his or her topic of teaching, which software will be appropriate। तो आपको बताना है कि अगर एक टीचर स्मॉल और एनिमेटेड वीडियो बनाना चाहता है अपने टीचिंग टॉपिक को लेकर के, तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो अप्रोप्रिएट होगा। माइंड मैपिंग टूल्स, एनीमेकर, गूगल डॉक्यूमेंट, पॉटोन या फिर पोल एवरीवेयर। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। So, देखिए स्मॉल एनिमेटेड वीडियोस बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं वो होते हैं एनीमेकर और पॉटोन। सो राइट आंसर हमारा बनेगा बी एंड डी ओनली, विच इज ऑप्शन नंबर डी। Next question is in which mode of learning learners participate in active discussion and get feedback from the teachers immediately। तो किस मोड ऑफ लर्निंग में जो लर्नर्स हैं वो एक्टिव डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हें फीडबैक मिल जाता है टीचर से इमीडिएटली। ऑप्शन है सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग, असिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग, स्पेशल मोड ऑफ लर्निंग या फिर रिलेटिव मोड ऑफ लर्निंग। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग। सिंक्रोनस लर्निंग क्या होती है? जहां पर एक लर्नर को इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है टीचर से, राइट। इसका रिवर्स हो जाएगी बिल्कुल सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग, इसमें कोई एक्टिव डिस्कशन नहीं होता है। सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग में एक्टिव डिस्कशन होता है। स्पेशल मोड ऑफ लर्निंग होता है जब एक लर्नर विजुअल से सीखता है, और रिलेटिव मोड ऑफ लर्निंग होता है जब हम किसी चीज को रिलेट करके सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is, a child who feels it difficult to do a task alone is able to do it better with the help of more skilled peers and adults. It is termed as. तो बोला जा रहा है कि एक चाइल्ड ये फील करता है कि वो एक टास्क को नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उस टास्क को कर पाता है अगर स्किल्ड पीयर्स उसके साथ हो या कोई अडल्ट उसके साथ हो, यानी कि दूसरों की हेल्प से वो उसको कर पाएगा। इसे क्या बोला जाता है? एकोमोडेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एसिमिलिएशन एंड इक्विलिब्रियम। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब है डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट ही और शी कैन अचीव विद गाइडेंस और एनकरेजमेंट फ्रॉम ए स्किल्ड टीचर, राइट। तो प्रॉक्सिमल का बेसिकली यहाँ पर मतलब है वो स्किल्स जिनको एक लर्नर परफॉर्म कर सकता है अगर उसे हेल्प प्रोवाइड करी जाए। इसको लेव वाइगोत्स्की ने डेवलप करा था। इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये हमारे लेवल्स हैं, राइट। तो देखिए ये जो लेवल है इसको हम बोलेंगे कि लर्नर इन पर्टिकुलर स्किल्स को परफॉर्म कर सकता है विदाउट ए पर्टिकुलर हेल्प, राइट। ये जो पर्टिकुलर एरिया बाहर आपको दिख रहा है ये पर्टिकुलर एरिया है जिन चीजों को एक लर्नर नहीं कर सकता। लेकिन ये जो आपको एरिया बीच में दिख रहा है ना, ये वो एरिया है जिनको लर्नर जो है वो मास्टर कर सकता है अगर उसे हेल्प प्रोवाइड करी जाए, और इसी को कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, राइट। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is, which one of the following developmental areas of individual differences will be affected if a child does not want to play with other children as he or she feels shy? So आपको बताना है कि कौन सा developmental area affected होगा अगर एक बच्चा दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहता क्योंकि वो shy feel करता है। ऑप्शंस हैं फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर चाइल्ड किस तरह से जो सोसाइटी है उसके साथ में वो इंटरेक्ट कर रहा है, राइट। इसको हम बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। और देखिए यही इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं पाता है क्योंकि वो शाय फील कर रहा है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सोसाइटी में इंटरेक्ट कर सके। तो ये चीज किसको इन्फ्लुएंस करेगी? एक बच्चे की सोशल डेवलपमेंट को। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is, a teacher can have a satisfying teaching profession when she or he। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक टीचर का satisfying teaching profession कब होगा? When he or she is more qualified than his or her colleagues, is close to higher authorities, has good control over students, या फिर command respect from students। देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो उनको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चलना है कि स्टूडेंट को किस तरह से टीचर सर्व कर पा रहा है, राइट। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट। सो एक टीचर का सेटिस्फाइंग प्रोफेशन होगा अगर वो स्टूडेंट से रिस्पेक्ट कमांड करता है, राइट। एक टीचर को कब रिस्पेक्ट मिलती है स्टूडेंट्स से? जब एक टीचर स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर कर पाता है, राइट। स्टूडेंट्स जो लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं उसको अचीव करने में वो उनकी हेल्प कर पाता है, राइट। तभी तो रिस्पेक्ट मिलेगी ना स्टूडेंट्स से। तो सेटिस्फाइंग टीचिंग प्रोफेशन कब होगा? जब स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट एक टीचर को मिलती है। बाकी जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे ही यहाँ पर इरेलीवेंट है। राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। Quadrant format of MOOCs
Which of the following facilitates interactions among learners and course coordinators? सो आपको बताना है कि जो हमारे MOOCs होते हैं यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, उनमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। उनमें से कौन सा क्वाड्रेंट है जिसकी हेल्प से जो लर्नर्स हैं, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं वीडियोस, असेसमेंट्स, रीडिंग मटेरियल या फिर डिस्कशन फोरम। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज डिस्कशन फोरम। राइट। सो देखिए जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं मूक्स के, वो क्या होते हैं? वीडियो लेक्चर्स, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ में रीडिंग मटेरियल मिलता है जिसको डाउनलोड करा जा सकता है। इसके अलावा एक डिस्कशन फोरम होता है जिसकी हेल्प से डाउट्स को क्लियर करा जा सकता है और इंटरैक्ट करा जा सकता है, और टाइम टू टाइम यहाँ पर असेसमेंट भी करी जाती है बाय द एक्सपर्ट्स। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज डिस्कशन फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज द लर्नर सेंटर्ड मेथड। आपको बताना है लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन सा है। ऑप्शंस हैं इंक्वायरी अप्रोच, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या फिर टीम टीचिंग। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज इंक्वायरी मेथड। राइट। बाकी जितने भी मेथड्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे टीचर सेंटर्स मेथड हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें एक स्टूडेंट को एनकरेज करा जाता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, और रियल वर्ड्स प्रॉब्लम दी जाती हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और ये एक लर्नर सेंटर्ड हमारा मेथड होता है। राइट। Next question is which of the following levels of Bloom's taxonomy is achieved by root learning? So Bloom's taxonomy का कौन सा लेवल root learning से अचीव करा जाता है? ऑप्शंस हैं remembering, applying, analyzing या फिर understanding। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज रिमेंबरिंग। राइट। तो देखिए ब्लूम की टेक्सोनॉमी को बाद में रिवाइज करा गया था, और उसमें जो स्टेप्स आए थे कॉग्निटिव डोमेन में वो थे रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। तो इस चीज को आपने याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज रिमेंबरिंग। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर लर्निंग डेफिनेशंस दी हुई हैं और दूसरी तरफ नेम्स दिए हुए हैं जिनके साथ हमें यहाँ पर मैच करके इनको बताना है कि कौन सी डेफिनेशन किसकी है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो देखिए लर्निंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, ये कहा था गैरेट ने। राइट। इसके अलावा लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, ये कहा था गुलफोर्ड ने। इसके अलावा लर्निंग इज सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग विद द स्टिमुलस, ये यहाँ पर कहा था थॉरेनडाइक ने। एंड लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन, इसको कहा था स्किनर ने। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, असर्शन और रीजन का सवाल है। राइट। असर्शन में बोला जा रहा है कि डिस्कशन फोरम्स आर वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ मूक, और रीजन दिया गया है कि डिस्कशन फोरम्स आर इनबिल्ट फीचर ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। So, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन हमारी कह रही है कि जो डिस्कशन फोरम्स हैं ये वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स हैं ऑफ मूक का, बिल्कुल सही बात है। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स में डिस्कशन फॉर्म्स इनबिल्ट फीचर के रूप में आते हैं, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की नहीं है, इसलिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग। सो टीचिंग लर्निंग का ग्रुप सेंटर्ड मेथड कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्रोवाइडिंग लेक्चर नोट्स,
टीम टीचिंग, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग? सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कंक्लूजन निकालते हैं। इसके लिए हम नंबर ऑफ आइडियाज जो है यहाँ पर जनरेट करते हैं। कोई लिमिट नहीं होती है नंबर ऑफ आइडियाज के ऊपर, हमें अनलिमिटेड आइडियाज जनरेट करने होते हैं और उन आइडियाज को जनरेट करके हम जो बेस्ट आइडिया होता है वो निकालते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। और नेम यहाँ पर याद रखेंगे, इस टर्म को पॉपुलराइज यहाँ पर करा था एलेक्स ऑसबॉर्न ने। राइट, सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। Next question is, in order to develop students holistically, a teacher should emphasize on. So अगर एक टीचर को स्टूडेंट्स को holistically डेवलप करना है तो उसे किन चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस करना चाहिए, ये बोला जा रहा है। ऑप्शंस हैं सब्जेक्ट नॉलेज ओनली, remedial classes for slow learners, explain the concept well, and D is outcome based education along with value education. So बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज आउटकम बेस्ड एजुकेशन अलोंग विद वैल्यू एजुकेशन। तो क्या बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि स्टूडेंट्स को होलिस्टिकली डेवलप यहाँ पर करना है। राइट, तो उसके लिए हमें आउटकम बेस्ड एजुकेशन को यूज करना पड़ेगा। आउटकम बेस्ड जो एजुकेशन होती है ये गोल्स बेस्ड एजुकेशन होती है। इसमें सबसे पहले ये डिसाइड करा जाता है कि किस टाइप की लर्निंग स्टूडेंट्स को जरूरी है। राइट, और उस तरह की एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करी जाती है। और वैल्यू एजुकेशन के साथ अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो होलिस्टिकली यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो डेवलप होगा। इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज आउटकम बेस्ड एजुकेशन अलोंग विद वैल्यू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचर सेंटर्ड मेथड? तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन मेथड, इंक्वायरी अप्रोच या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो देखिए जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है ये एक हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड है। तो टीचर सेंटर्स में क्या क्या आता है, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग, और लर्नर सेंटर्ड की बात करें तो इसमें आएगा इंक्वायरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, कोलैबोरेटिव अप्रोच, ह्यूरिस्टिक्स एंड फ्लिप्ड क्लासरूम। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल टीचिंग? तो हमें बताना है कि ट्रेडिशनल टीचिंग के लिए कौन से टूल्स को यूज करा जा सकता है। ऑप्शंस हैं प्रोजेक्टर्स, पावर पॉइंट, फिजिकल मॉडल्स या फिर एलएमएस। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज फिजिकल मॉडल। सो देखिए प्रोजेक्टर्स, पावर पॉइंट, एलएमएस ये तो हम मॉडर्न एजुकेशन में यूज कर रहे हैं। राइट, लेकिन फिजिकल मॉडल्स पहले से यूज होते आए हैं। फिजिकल मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे कि हम स्कूल्स में मॉडल्स क्रिएट करते थे ना, चार्ट्स की हेल्प से क्रिएट करते थे, इसके अलावा ग्लोब की हेल्प से अर्थ को हम स्टडी करते थे, उन्हीं को फिजिकल मॉडल्स बोला जाता है जिनका ट्रेडिशनल टीचिंग में यूज होता था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is, while designing assessments, teachers must focus on which of the following as per outcome based education? So as per outcome based education, assessment को डिजाइन करते वक्त एक टीचर को किन चीजों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए, किसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं एक्टिविटीज, रीडिंग मटेरियल, प्री रिक्विजिट्स या फिर लर्निंग आउटकम। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर।
देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज लर्निंग आउटकम्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन में जो फोकस करा जाता है वो करा जाता है आउटकम ऑफ द कोर्स के ऊपर, कि स्टूडेंट्स कौन सी स्किल्स जो है वो डेवलप करेंगे, किस टाइप का नॉलेज हमें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है, तो लर्निंग आउटकम के ऊपर फोकस होता है। तो जब भी असेसमेंट को डिजाइन करा जाएगा फोकस करा जाएगा कि स्टूडेंट्स सीखेंगे क्या, यानी कि लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या होंगे। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। Next question is which of the following are correct in case of learning management system? So LMS के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये हमें बताना है। तो कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो पढ़ते हैं सभी स्टेटमेंट्स को। सबसे पहली स्टेटमेंट है LMS इज ए सॉफ्टवेयर। LMS एक सॉफ्टवेयर है, तो जी हाँ बिल्कुल सही बात है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। सेकंड स्टेटमेंट है LMS कैन बी यूज्ड फॉर वर्चुअल टीचर स्टूडेंट्स ग्रुप्स। यस, वर्चुअल टीचिंग लर्निंग के लिए LMS यूज करा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है LMS एक हार्डवेयर है, तो ये गलत बात है, LMS हार्डवेयर नहीं है। LMS का यूज हम सॉफ्ट ऑनलाइन क्विजेस के लिए कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और LMS का यूज इंस्टीट्यूशनल्स की वेबसाइट्स को बनाने में करा जाता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ABD ओनली। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि LMS क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी हो सकती है, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म भी हो सकता है जिसका यूज हम करते हैं ऑनलाइन लर्निंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी which of the following categories is considered to be highest for learner? तो जो रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें कौन सी कैटेगरी को हाईएस्ट कैटेगरी एक लर्नर के लिए माना गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज या फिर क्रिएट। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज क्रिएट। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी है, जो कॉग्निटिव डोमेन है इसको रिवाइज करा गया था, और इसमें जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है, हाईएस्ट लेवल होता है, दैट इज क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स। तो डायनामिक अप्रोच टीचिंग की क्या होती है ये हमें बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं टीचिंग शुड बी लेक्चर बेस्ड, B is teachers should be energetic, C is teachers should be student friendly and D is students should learn through activities. So बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज स्टूडेंट्स शुड लर्न थ्रू एक्टिविटीज। तो देखिए डायनामिक टीचिंग का कंसेप्ट क्या कहता है। डायनामिक टीचिंग का कंसेप्ट कहता है कि बेस्ट वे टू लर्न इज टू गेट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज, लर्निंग शुड नॉट बी पैसिव। तो जो हमारी लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, लर्निंग मस्ट बी एक्टिव, इट मस्ट नॉट बी पैसिव। तो एक्टिव लर्निंग कैसे होगी, जब स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट कम अंडर कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कौन सी अप्रोच कोऑपरेटिव लर्निंग में नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन है फिशबॉल, जिगसॉ, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टीम पेयर सोलो। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज डेमोन्स्ट्रेशन। इसके अलावा देखिए फिश बॉल, जिगसॉ और टीम पेयर सोलो ये सारी ही हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग की टेक्निक्स हैं। फिश बॉल क्या होता है, फिश बॉल डिस्कशन में होता है कि जैसे हम स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देते हैं इस तरह से और इस तरह से, राइट। जो इनर सर्कल में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिस्कशन करते हैं और जो आउटर सर्कल में स्टूडेंट्स होते हैं वो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, इसे बोला जाता है फिश बॉल। इसके अलावा जिगसॉ, तो जिगसॉ में क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स को एक टॉपिक देते हैं और ग्रुप में उस टॉपिक को उन्हें मास्टर करना होता है और उसके ऊपर फिर वो प्रेजेंट करते हैं। टीम पेयर सोलो में एक प्रॉब्लम दी जाती है स्टूडेंट्स को, पहले वो उसको टीम में बांटते हैं,
टीम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है, फिर टीम को हम पेयर्स में बांट देते हैं और फिर इंडिविजुअली स्टूडेंट्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की। कोऑपरेटिव लर्निंग में जो भी एक्टिविटी स्टूडेंट्स करते हैं वो करते हैं ग्रुप्स में, राइट, और इसमें जो सक्सेस है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, इसी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज बेस्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू सी रिलेशनशिप्स, टू कॉम्प्रीहेंड, टू सीक जनरलाइजेशन एंड देयर एप्लीकेशन इन लाइफ। और स्टेटमेंट 2 है reflective level of teaching and learning is based on the development of critical thinking, problem solving skills and creative thinking। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में जो लर्निंग है वो बेस्ड है एक्विजिशन ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो यस, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का एक्विजिशन होता है, रिलेशनशिप्स चेक करी जाती हैं, उनको समझा जाता है, जर्नलाइजेशन को सीख करा जाता है और साथ में देखा जाता है कि जो भी हमने सीखा है उसको किस तरह से हम जर्नलाइज कर सकते हैं, रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है इसमें हमारी जो लर्निंग है वो बेस्ड है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिव थिंकिंग पे। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का है। असर्शन हमारी कह रही है टीचर्स मस्ट एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। तो असर्शन हमारी कह रही है कि टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछने के लिए, और रीजन दिया गया है कि आस्किंग क्वेश्चंस कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड डेवलप पैशन फॉर लर्निंग। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। तो देखिए असर्शन में बोला जा रहा था कि टीचर्स को स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए क्वेश्चंस पूछने के लिए। बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन पूछने से क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है और एक पैशन क्रिएट होता है लर्निंग के लिए। तो यहाँ पर जो रीजन है वो भी करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, राइट। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन से क्या होता है, जब भी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं तो जो भी सब्जेक्ट मैटर हम उन्हें पढ़ा रहे होते हैं उसको वो ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, राइट। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is which of the following tools can be used for ICT enabled teaching? So ICT enabled teaching के लिए कौन कौन से tools को use करा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं पेपर चार्ट्स, प्रोजेक्टर, फिजिकल मॉडल्स या फिर ब्लैक बोर्ड। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पेपर चार्ट, फिजिकल मॉडल्स और ब्लैक बोर्ड ये आईसीटी एनेबल टूल नहीं है। आईसीटी एनेबल टूल कौन सा है? प्रोजेक्टर। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आजकल की डेट में देखिए जरूरी है कि स्टूडेंट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को समझें, उनसे लर्न करें, और इसलिए आईसीटी एनेबल्ड टूल्स को प्रमोट करा जाता है एजुकेशन में, राइट। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं तभी हम उनमें स्किल्स डेवलप कर पाएंगे और तभी वो एम्प्लॉयमेंट रेडी हो पाएंगे। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is in which of the following methods of teaching the student has to find out the answer to his or her own problem by unaided efforts। So कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें स्टूडेंट प्रॉब्लम्स के आंसर्स को खुद ढूंढता है और उसे कोई भी वहां पर एड प्रोवाइड नहीं करा जाता है, यानी कि कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं करी जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं केस स्टडी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज ह्यूरिस्टिक मेथड। सो देखिए ह्यूरिस्टिक मेथड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। इसमें क्या करा जाता है, इसमें स्टूडेंट्स को एनकरेज करा जाता है ट्रायल एंड एरर करने के लिए। सो ट्रायल एंड एरर थ्योरी के ऊपर बेस्ड है ह्यूरिस्टिक मेथड, राइट। इसमें एक स्टूडेंट को लॉजिकल थिंकिंग्स का यूज करना पड़ता है, इमेजिनेशंस का यूज करना पड़ता है, और इससे उसकी जो लर्निंग है वो काफी अच्छी होती है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड में एक प्रॉब्लम दे दी जाती है एक स्टूडेंट को, और स्टूडेंट हिट एंड ट्रायल करके, अपनी इमेजिनेशन को यूज करके, अपने थिंकिंग को यूज करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, और इसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following
phrases best describes blended learning. So कौन सी स्टेटमेंट इनमें से blended learning को सबसे बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। It involves two teachers teaching the class. B is it involves online interactions only through LMS. C is it combines elements of face-to-face and online. And D is it involves older students teaching younger students through mentoring approach. So जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ फेस टू फेस एंड ऑनलाइन, की फेस टू फेस और ऑनलाइन लर्निंग का जो ब्लेंड होता है इसको हम ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। और ब्लेंडेड लर्निंग को हम हाइब्रिड लर्निंग भी बोलते हैं, राइट। एंड इट कंबाइंस इंस्ट्रक्टर लेड ब्रिक एंड मॉर्टर क्लासरूम ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज। ब्रिक एंड मॉर्टर क्लासरूम का मतलब है फिजिकल क्लासरूम में टीचिंग, और साथ में जब हम ऑनलाइन लर्निंग को कंबाइन कर देते हैं तो इसको बोला जाता है ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच। Next question is, by which of the following means can a teacher establish a good rapport with his or her students? तो एक टीचर एक अच्छी रैपोर्ट कैसे बिल्ड कर सकता है अपने स्टूडेंट्स के साथ, ये आपको बताना है। सो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। रैपोर्ट का बेसिकली मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन है यहाँ पर शोइंग अथॉरिटी इन क्लास, तो अथॉरिटी तो देखिए नहीं होगा। स्टूडेंट्स को इंप्रेस करने से भी रैपोर्ट बिल्ड नहीं होगी, लेकिन रैपोर्ट जो बिल्ड होगी वो बिल्ड होगी प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड और फैसिलिटेटर। तो जब एक टीचर गाइड बन जाता है स्टूडेंट्स का, फैसिलिटेटर बन जाता है, तो फ्रेंड तो वो ऑटोमेटिकली ही बन जाता है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड और फैसिलिटेटर। क्योंकि जब एक टीचर गाइड बन जाता है अपने स्टूडेंट्स का, फैसिलिटेटर बन जाता है, तो वो उन्हें गाइड करता है लाइफ में उनके गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। तो रैपोर्ट बिल्ड करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होती है एक टीचर के लिए, क्योंकि जब एक रैपोर्ट बिल्ड हो जाती है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है, तो स्टूडेंट्स ओपनली जो है वो इन्फॉर्मेशन उनके बारे में प्रोवाइड करते हैं। जो सिचुएशंस वो फील, जिन सिचुएशंस में वो हैं, उन सिचुएशंस के बारे में वो क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी सिचुएशंस है, वो ये बता पाते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल होते हैं टीचर के साथ, और इससे जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है वो भी बेटर होती है, और वो एक बेटर सिटीजन बनते हैं। तो एक टीचर को फोकस करना चाहिए ऑफ बीइंग ए गाइड और फैसिलिटेटर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following types of learners learn with the help of फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स। तो आपको बताना है किस टाइप के लर्नर्स जो हैं वो फ्लो चार्ट और डायग्राम की हेल्प से सीखते हैं। आपके ऑप्शन हैं टेक्टाइल, विजुअल, ऑडिटरी या फिर रूट। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज विजुअल। सो देखिए जो वार्क हमारा लर्निंग स्टाइल का मॉडल है, वहां से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछा गया है, राइट। बाकी फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग एंड किनेस्थेटिक। विजुअल लर्नर्स वो होते हैं जो डायग्राम से, चार्ट से, इस तरह से सीखते हैं। ऑडिटरी जो लर्नर है ये सुनने से सीखते हैं। रीडिंग और राइटिंग ये पढ़ने और लिखने से सीखते हैं। और किनेस्थेटिक जो लर्नर्स हैं ये खुद एक्टिविटी को परफॉर्म करके सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी विजुअल, ऑप्शन नंबर बी। Next question is, in order to identify individual differences of learners in a class, which of the following can be used by teacher? तो कौन सी असेसमेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए? ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पर समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स या फिर पीयर असेसमेंट। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखिए बहुत इजी है, राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की हेल्प से हम स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट होती क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट्स में हम कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करते हैं। तो जब हम कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, उन्हें फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए भी, तो वहां पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज फॉर्मेटिव असेसमेंट।
Next question is the e-content generated under ePG Pathshala project for non-technical postgraduate courses is hosted on web by। तो देखिए ePG पाठशाला जो एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलता है फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, उसको वेब के ऊपर होस्ट करता कौन है? आपके ऑप्शन है एनपीटेल, इनफिबिलिनेट, स्वयं या फिर इग्नू। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज इनफिबिलिनेट। सो इनफिबिलिनेट की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इट इज इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये गांधीनगर में सिचुएटेड है, ये एक ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, राइट। तो ये आपने याद रखना है। और ई कंटेंट जो भी जनरेट होते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के, उनमें से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को वेब के ऊपर होस्ट करने का काम करता है इनफिबिलिनेट, जिसमें से एक ईपीजी पाठशाला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव डोमेन। सो आपको बताना है इफेक्टिव डोमेन में इनमें से कौन सा नहीं आता है। आपके ऑप्शन है रिसीविंग, वैल्यूइंग, एनालाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज एनालाइजिंग। तो देखिए एनालाइजिंग जो है ये पार्ट है हमारे कॉग्निटिव डोमेन का। इफेक्टिव डोमेन में हमारे पास आता है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। So last question for the day is, but is the full form of Moodle an open source learning management system? So हमारा open source एक learning management system है Moodle, उसकी full form आपको यहाँ पर बतानी है। Options दिए गए हैं Modular Object Oriented Digital Learning Environment, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, C is MOOCs Oriented Digital Learning Environment and D is Multiple Object Oriented Dynamic Learning Environment। So बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। तो देखिए मॉडल एक फ्री और ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है पीएचपी लैंग्वेज में जिसे लिखा गया है। ये अंडर जीएनयू यानी कि जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंडर आता है, राइट। ये ब्लेंडेड लर्निंग के लिए, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, फ्लिप्ड क्लासरूम, इस तरह के ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करा जाता है बाय द वेरियस स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड वर्क प्लेस। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 पीवाईक्यूज को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा और इस लेक्चर से आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए हुई होगी। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।